अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो तमाम के तमाम तो ऐसे हैं जो उनके दौर में मुख्तलिफ काम होते रहे उस हवाले से, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा इंकशाफ करने वाले हैं जिस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की है, और वो इंकशाफ ये है कि जनरल बाजवा ने मरियम को दलेर कहा और बाकी सबको चूहे कहा है। ये क्या मामला है, इस पर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और फिर मरियम नवाज शरीफ मुकम्मल फ्री हैंड के साथ मैदान में उतर आई हैं, मजीद खतरनाक होने जा रही हैं, मुहल्लक हथियारों के साथ मैदान में आई हैं। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ, जबकि एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई है। वो किसने दायर की है, किस किस के खिलाफ दायर की है, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान ने आज एक बार फिर अदालतों से रुजू किया है और 3 मजीद मुकदमात में जमानत हासिल कर ली है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात दर्ज हैं, वैसे इमरान खान साहब जो हैं वो झूठ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोल लिया करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अपनी तकरीर में कहा था कि जी मैं ये समझ रहा था मेरे खिलाफ 94 मुकदमात हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ 143 यानी कि 143 मुकदमात है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब दोनों बातों पर झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात सामने आए हैं, अदालतों में जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, जिन मुकदमात में इमरान खान साहब मुलज़िम हैं, वो मुकदमात जो हैं वो कतई तौर पे जो है 30 से ज़्यादा नहीं है, जबकि जो उनकी तमाम पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमात है उनकी तादाद भी 143 नहीं है, 126 के करीब बनती है। अच्छा, इमरान खान साहब वैसे वो जो फिगर के बारे में ना हमेशा ही बगैर वो सोचे समझे बयान दे देते होते हैं। उनको पता होता है मुझे मेरी फिगर को किसने चैलेंज करना, और एक आम आदमी जो उनको टीवी पे बैठा हुआ या इंटरनेट पे बैठा हुआ सुन रहा है या देख रहा है, वो तो ये समझता है ना कि वज़ीर-ए-आज़म रहा है ये बंदा तो सही कह रहा होगा। तो इमरान खान साहब बहरहाल आज 3 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश हुए और वहाँ पर उनकी अबूरी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर की गई है 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल तक इन मुकदमात में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिनमें उन्होंने ज़मानत ली है, जबकि जो दीगर मुकदमात जिनमें उनकी ज़मानत नहीं है उनमें उनको गिरफ्तार किया भी जा सकता है या कोई नया मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन हमें फ़िलहाल हुकूमत की तरजीह किसी भी तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना दिखाई नहीं देती है और ज़मानतों का सिलसिला जारी है। अभी अबूरी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी तो बड़े से बड़े मुकदमे में भी हो जाती है। असल बात होता है कि ज़मानत का कन्फर्म होती है या नहीं होती। वो अब 4 अप्रैल को पता चलेगा कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होते हैं नहीं होते हैं, उनको अबूरी ज़मानत में तोसी मिलती है या नहीं मिलती, उसकी तोसीक करके यानी कि कन्फर्म होती है या नहीं होती, या फिर वो ज़मानत मुस्तरद हो जाती है। इसका फैसला तो फिर बाद में होगा। अब दूसरी तरफ आते हैं जी, जो इलेक्शन मुलतवी हुए जिसके बारे में ये इम्कान था और वो बल्कि ख्याल था कि ये गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लेगी। गुज़श्ता रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया गया, लेकिन आज वो रुजू कर लिया गया है। असद उमर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए एक पटिशन फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कराने का और 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी, उस तारीख पर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। इस दरख्वास्त में असद उमर ने इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का हुक्म था और उस पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है, और ये जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस दरख्वास्त को कब के लिए फ़िक्स करते हैं और कब फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हैं। यानी कि सिलसिला जो है ये इलेक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था इलेक्शन का मुलतवी होना, वो सिलसिला अब शुरू हो गया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जी एक कोई साहब हैं GM चौधरी एडवोकेट, ये इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। बाय प्रोफेशन तो उनके नाम के साथ जो एडवोकेट लगा हुआ उससे लग रहा है कि ये वकील हैं, लेकिन ये दरख्वास्त उन्होंने एक वकील के तौर पे नहीं बल्कि एक आम शहरी के तौर पे दायर की है। ये इसमें उन्होंने अपने आप को किसी पार्टी का वकील ज़ाहिर नहीं किया, यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नहीं हैं। इन्होंने अपने तौर पर दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर KPK और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर इलेक्शन कराने के ये तमाम जो
الزام علیحان ہیں یہ پابند تھے، اور اس حکم کی عدولی کے بعد وہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت فنڈز کی عدم فراہمی کا جواز بنایا جا رہا ہے، یہ ان کے خیال کے مطابق یہ جواز درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے کام وفاقی حکومت ایسے کر رہی ہے جو کہ الیکشن سے زیادہ ضروری نہیں ہے، اور ان کے اوپر بھی بھاری فنڈز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی اس درخواست پر بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے۔ ابھی تک جو میں نے آپ کو یہ دونوں مقدمات بتائے جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، ایک پاکستان تحریک انصاف کی درخواست اور ایک جو یہ جی ایم چودھری ایڈوکیٹ کی درخواست، ان پر ابھی جو اس وقت تک جب میں پروگرام ریکارڈ کروں ابھی ان کا نمبر وغیرہ نہیں لگایا گیا، نہ ہی ابھی تک یہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں کیا گیا رجسٹرار آفس کی طرف سے۔ اچھا، یہ وہ گراؤنڈ ہے جی جس کا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ ہوم گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور وہ جو بینچ وغیرہ کی تشکیل ہوتی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ دکھائی دیتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں جو ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر بھی بہت سارے الزامات آئے ہیں۔ اچھا، جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں انہوں نے جو حالیہ ان کے جو مبینہ انٹرویوز ہیں، میں مبینہ انٹرویوز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آن دی ریکارڈ کوئی انٹرویو کسی کو نہیں دیا ہے، ان کے مبینہ انٹرویوز میں انہوں نے اس چیز کا کہا ہے کہ یہ جو دو جج صاحبان ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، یہ جناب چیف جسٹس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ بینچ وغیرہ کی بنواتے ہیں۔ اور پھر ان انٹرویوز میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے اہل خانہ جو ہیں، وہ ان کے دباؤ کے تحت بھی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے کر رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بڑی اہم اور ایکسکلوزیو خبر بھی شیئر کروں گا۔ یہاں پر جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یہ کہا گیا نا مبینہ طور پہ کہ جی ان کی جو اہل خانہ ہیں ان کے دباؤ کے تحت یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں اہل خانہ کا جو دباؤ ہے، ایک محفل میں جہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب موجود تھے، وہاں پر انہوں نے اپنے دوستوں سے گفتگو کی، جو انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے گفتگو کی وہ تو ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ عدلیہ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو کہ ابھی تک آپ کو سامنے میڈیا پر نظر نہیں آئی ہوگی۔ ابھی تک جو تاثر بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو ججز کے جو اہل خانہ ہیں ان کے بیوی بچے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، سب کے نہیں بعض کے، اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں عدالتی فیصلوں پہ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جو ذاتی نجی محفلیں اس میں اس بات کا اظہار کیا، ان کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی انفارمیشن کو ہم چیلنج کرنا ذرا مشکل ہوگا کیونکہ جس عہدے پر رہے ہیں وہاں پر انفارمیشن غلط نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کا ابھی تک کوئی نوٹس بھی نہیں لیا گیا کسی عدالت کے جج کی طرف سے کہ جناب باجوہ صاحب آپ بتائیں کہ یہ ہم نے کب یہ بات کی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم جناب باجوہ صاحب کی بات کو درست ہی سمجھیں گے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک اور بھی بات بھی کہی ہے، ان کا کہ یہ صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، بعض کا جو ججز کے اہل خانہ ہیں وہ اس ٹرولنگ سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں جو ان کی اور متعلقہ جج صاحب کی جا رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں اپنے جو ان کے والد ہیں جج یا شوہر ہے جج، ان کو کہتے ہیں کہ چھوڑے جی کیا آپ مطلب ہماری جانوں کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے جو عدلیہ کے بعض جج صاحبان عمران خان صاحب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں جناب، مریم نواز شریف صاحب کو فری ہینڈ مل گیا جی، فری ہینڈ ان کو پہلی بار ملا ہے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جو میدان میں اتریں اور عمران خان اور ان کے ہینڈلرز کو بے نقاب کریں۔ یہ بہت مہلک وار ہوگا مریم نواز شریف کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے عمران خان اور ان کے مبینہ سہولت کاروں کے خلاف۔ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ بہت سارے شعبہ زندگی ایسے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی پسندیدگی تو پائی جاتی ہے، پسندیدہ تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہی ہے، سرکاری ملازمین بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں، ووٹ بھی جا کے وہ ڈالتے ہیں تو اپنی مرضی کی کسی پارٹی کو ڈالتے ہوں گے، لیکن اس اپنے عہدے یا اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر کے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہرحال سنگین جرم ہے۔ اور یہ اب کہہ دیا گیا جی، ایک کل ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مریم نواز شریف ہی واحد اس وقت پاکستان کے اندر پی ایم ایل این یا اتحادی حکومت کے پاس ایسے لیڈر ہیں جو ایک بہت بڑی کراؤڈ پلس سمجھی جاتی ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کی بات کو وزن دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مریم نواز شریف کو اتنا خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کوئی ایک بیان دیتی ہیں تو پورا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ان کے اوپر پل پڑتا ہے، اور وہ ان کے سے کہتے ہیں کہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز پہ اعتراض اور کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقیناً بہت ساری بلو دی بیلٹ باتیں بھی وہ کرتے ہیں۔
ट्रोल्स ने तो करनी है बिलो दी बेड बातें जब उनका अपना लीडर इमरान खान जलसे में मरियम का नाम लेकर और उनके शोर तुम्हारा नाराज़ हो जाएगा इस किस्म की घटिया और बेहुदा गुफ्तगू कर देता है, तो फिर जो उनके बाकी ट्रोल्स हैं उनको तो फिर क्लीन चिट मिल गई ना, जो दिल करे वो करते हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ बहरहाल एक खौफ की अलामत बन चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, और हर रोज़ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई लीडर जो नहीं ये कहता नजर आएगा मरियम की सियासत ख़त्म हो गई है, मरियम की सियासत ख़त्म होने वाली है, जबकि ऐसा आज तक हुआ कुछ नहीं है। मरियम नवाज शरीफ जब भी निकली है वो उन्होंने अपने आप को एक क़यादत करने वाली लीडर मनवाया है, और अब जबकि उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि इमरान खान और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करें। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मरियम अभी उनको ये फ्री हैंड नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पिछले जलसों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस की तस्वीरें लगा के उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए कि जी आप लोग सहूलतकारी करते हैं, लेकिन अब मज़ीद उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। और अब हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ आज के बाद ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही हैं कि वो इमरान खान और उनके तमाम तर सहूलतकारों के नाम भी लेंगी, और जो उनके मुतल्लिका मवाद है वो भी जल्द से जुलूसों में पब्लिक के सामने रखेंगी। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी तरफ से बहुत सारे इंकशाफात आए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मरियम नवाज शरीफ के बारे में भी कुछ इंकशाफात की थे जो अभी तक सामने नहीं है, तो हमने कहा हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो जनाब हमारे ज़राए के ये कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी एक दोस्तों की एक निजी महफिल में गपशप चल रही थी, तो ऐसा बंदा जो कि हाल ही में रिटायर हुआ और पाकिस्तान का वो गुज़श्ता 6 साल सबसे बिलाशुबा ताकतवर तीन आदमी रहा हो, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे मरियम नवाज शरीफ साहब का जब जिक्र आया तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरशिप जो है उसके बारे में, ये जनरल बाजवा साहब की राय है, ये उनकी राय है, दुरुस्त है या गलत है मैं इसमें नहीं पढ़ा, कि उन्होंने उनकी ये राय थी कि जनाब मुस्लिम लीग नून में ये जितने लोग एतराज़ करते हैं ना मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कि जनाब ये क्यों है और ये नवाज शरीफ की बेटी है तो इस वजह से लीडर है, तो उनका ये कहना था, और मुझे खुद बड़ी हैरत हुई है सुन के, और आपको भी ये बड़ी हैरत होगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम के अलावा तो सारे चूहे हैं। अब वो अगर आगे बढ़ के लीड करने की बात आती है तो सारे बिलों में घुस जाते हैं, मरियम के अलावा तो कोई लीड नहीं कर सकता, तो मरियम एक दिलेर औरत है। अब ये जनरल बाजवा साहब का एक ओपिनियन है कि मरियम के ऊपर जितने लोग एतराज़ात उनकी अपनी पार्टी के अंदर करते हैं उनकी हैसियत चूहों से ज़्यादा नहीं है, और मरियम एक दिलेर खातून है और वो फ्रंट से लीड करना जानती हैं, और वही जो है वो मुस्लिम लीग नून का आगे चल के जो है वो उसकी लीडरशिप उनके हाथ में आएगी। और फिर उनका ये भी कहना था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो एक काबिल खातून है, एक मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी सियासतदान साबित होंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले एक दफ़ा पंजाब की वज़ारत आला भी करनी चाहिए। ये जनरल बाजवा साहब की राय है, ये मेरी राय नहीं है। अब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।